गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं आज हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फाइनेंस बिल या जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं वो पार्लियामेंट में पेश किया और उसके अंदर न केवल इनडायरेक्ट टैक्स के बल्कि डायरेक्ट टैक्स के भी बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंडमेंट्स को पार्लियामेंट में सबमिट किया। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस माध्यम से इनडायरेक्ट टैक्स में होने वाले जो चेंजेस हैं उनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। हमारे पास बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है चेंजेस के। जो पहला क्लासिफिकेशन है चेंजेस का वो चेंजेस हैं जो हमारे 2 फेब से यानी कि कल से एप्लीकेबल होंगे और उसके बाद हमारे पास 5 ऐसे चेंजेस हैं जो एप्लीकेबल होंगे उस दिन से जिस दिन हमारे इस बिल को ये हमारा बिल एक्ट बन जाएगा, हमारे बिल को प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिल जाएगी। पहली कैटेगरी चेंजेस की जो हमारे चेंजेस 2 फरवरी यानी कल से एप्लीकेबल होंगे, उस कैटेगरी में 5 चेंजेस हैं। मैं आपके सामने पहला चेंज बता रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले चेंजेस की बात करें तो हमारा चेंज जो है वो है मेगा एग्जम्पशन के अंदर। मेगा एग्जम्पशन क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि 1 जुलाई 2012 से जब नेगेटिव लिस्ट का सिस्टम सर्विस टैक्स में शुरू हुआ तो उसमें ना केवल हमें एक नेगेटिव लिस्ट दी गई जिसमें हमें बताया गया कि इन सर्विसेज को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, बल्कि हमें एक एग्जम्पशन लिस्ट भी दी गई जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 25/2012 से आई और बताया गया कि इन सर्विसेज के ऊपर जो है वो टेम्परेरी या टाइम बीइंग एग्जम्पशन अवेलेबल है, आप इस पे सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करें। उसी श्रेणी में हमारे पास एक क्लॉज है जो क्लॉज है 9B जो ये कहती है कि अगर मेरा एक इंस्टीट्यूट है, IIMs की हम बात कर रहे हैं, IIM है और वो IIM वो डिफरेंट तरह के कोर्सेज को जो है प्रोवाइड करता है और उसमें से इस तरह के कोर्स जो रेजिडेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम है अगर वो प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। अब एक नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 को इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट ने कहा कि 2 फरवरी 2017 से अगर ये कोर्सेज नॉन रेजिडेंशियल भी हैं तो उन्होंने क्या किया कि रेजिडेंशियल वर्ड को डिलीट कर दिया और उसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कोर्सेज नॉन रेजिडेंशियल भी हैं तो अब अगर IIM हमारे ऐसे कोर्सेज को लॉन्च करता है जो नॉन रेजिडेंशियल भी हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम है, प्रोग्राम्स हैं, उनके ऊपर भी वो एग्जम्पशन अवेलेबल होती रहेगी। उसके बाद जो अगला चेंज है इसी मेगा एग्जम्पशन में जो इसी नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कल की डेट से, वो है हमारा क्लॉज नंबर 23A में गवर्नमेंट ने रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक नया फंड जिसे हम वायबिलिटी गैप फंड कहेंगे वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है और जिस दिन से ये फंड नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद 1 वर्ष तक उससे रिलेटेड सर्विसेज जो दी जाएंगी उसके ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक नई क्लॉज होगी मेगा एग्जम्पशन में और जिसका नंबर होगा 23A। फ्रेंड्स, उसके बाद जो तीसरा चेंज है इसी मेगा एग्जम्पशन में वो हमारा एक नया क्लॉज है जिसका नंबर होगा 26D जो बेनिफिट देगी उस इंश्योरेंस को जो हमारे आर्मी, नेवल और एयर फोर्स के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड को एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब इन 3 चेंजेस के बाद जो मैंने आपके साथ मेगा एग्जम्पशन में डिस्कस किए, जो अगले 2 चेंज हैं जो कल से यानी कि 2 फरवरी 2017 से एप्लीकेबल होंगे वो हमारे हैं क्रेडिट्स के अंदर, सैनवेट क्रेडिट के अंदर। जो सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 है उसके अंदर चेंज है। जो पहला चेंज है मेरे दोस्तों वो है हमारा रूल 6 सब रूल 3D के अंदर। मैं आपको बता दूं कि ये रूल क्या है और क्या चेंज उसमें हुआ है। फ्रेंड्स, जब हम क्रेडिट्स की बात करते हैं तो हमारे को रूल 6 जो है वो हमारे को तरह तरह की स्कीम देता है जिसके अंदर जो है वो हम क्रेडिट्स को ले सकते हैं। एक स्कीम होती है रूल 6 सब रूल 1 के अंदर जहां पर हमें कहा जाता है कि आपके पास अगर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों तरह की सर्विस है तो और अगर आप टैक्सेबल सर्विस का रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करते हैं तो आप पूरा क्रेडिट जो है वो उसका ले लें और जो क्रेडिट आपका एग्जम्प्टेड से रिलेटेड है उस क्रेडिट को आप जो है वो बिल्कुल ना लें। लेकिन अगर आप ऐसा रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन नहीं कर सकते तो उन्होंने हमारे को एक रूल 6 सब रूल 3A दिया और कहा कि आप जो है वो क्रेडिट को प्रोपोर्शनेटली ले लीजिए। समझिए कि अगर मान लीजिए आपकी टोटल टर्नओवर 1 करोड़ है, 80 लाख टैक्सेबल है और 20 लाख एग्जम्प्टेड है, तो उन्होंने बोला कि आपके पास जितना भी क्रेडिट है उसका 80/100 यानी कि 80% क्रेडिट जो है वो आप उसका ले सकते हैं। लेकिन जब ये स्कीम बताई गई तो उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर के लिए एक प्रोविजन और दिया गया जो था रूल 6 सब रूल 3D के अंदर।
और यह कहा गया कि अगर बैंक इस चीज में असमर्थ है कि वो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट नहीं ले पाता है, तो उसको जो है वो 50% क्रेडिट लेने का डायरेक्ट एक सिस्टम रहेगा कि वो 50% अपने टोटल क्रेडिट में से 50% क्रेडिट वो ले ले और 50% को वो रिवर्स कर दे। तो क्या हुआ कि बैंकिंग के पास दो ऑप्शन थी, बैंक और एनबीएफसी के पास, कि या तो वो 50-50% ले ले और या फिर वो इस प्रोपोर्शनेट स्कीम के अंदर चला जाए। लेकिन जब इस प्रोपोर्शनेट स्कीम की बात करी गई तो उन्होंने एक और प्रोविजन दिया कि जो हमारा इंटरेस्ट इनकम होगा बैंकों के पर्पस के लिए, एनबीएफसी के पर्पस के लिए, उसको जो है वो सर्विस की वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि एक एनोमली डेवलप हो गई। एनोमली ये डेवलप हो गई कि अगर मैं इंटरेस्ट इनकम को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से हटा देता हूं तो प्रैक्टिकली जो है वो बैंक जो है वो पूरा का पूरा क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो गए थे। जैसे एक एग्जांपल में बात करते हैं कि मेरी जो है वो टैक्सेबल इनकम बैंक की 70 रुपए है और मेरी इंटरेस्ट इनकम 30 रुपए है। तो अगर मैं 30 रुपए को ऊपर भी नहीं रखूंगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, यानी कि 30 रुपए को नीचे भी नहीं रखूंगा, तो प्रैक्टिकली मेरा 70 रुपए टैक्सेबल होगा और 70 रुपए ही टोटल होगा, मतलब मैं पूरा क्रेडिट ले पाऊंगा। अब इस एनोमली को ठीक करने के लिए उन्होंने रूल 6 सब रूल 3D के अंदर क्लॉज ई में एक प्रोविजो डाल दिया है और बोला है कि ये बात की इंटरेस्ट इनकम जो है वो सर्विस में इंक्लूड नहीं मानी जाएगी, वो बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। मतलब कि अब आपको इंटरेस्ट इनकम को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपको जो है वो आपको, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 70 रुपए है, एग्जम्प्टेड इनकम 30 रुपए है, यानी कि इंटरेस्ट इनकम जो अब आपकी एग्जम्प्टेड इनकम है, तो आपको 70% का क्रेडिट मिलेगा एक ऑप्शन में, और दूसरी ऑप्शन है कि अगर आप रिकॉर्ड अलग से मेंटेन नहीं कर सकते तो आप 50% का स्ट्रेट क्रेडिट ले लीजिए और 50% क्रेडिट जो है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो अब बैंकों को इस प्रोविजन के आने की वजह से, एनबीएफसी को पहले जो एनोमलीज की वजह से ज्यादा क्रेडिट मिल जाता था, अब उनको अधिक क्रेडिट को जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला चेंज है वो रूल 10 में है, क्रेडिट रूल्स के अंदर ही, सैनवेट क्रेडिट रूल्स के अंदर ही, जहां पर अगर आप अपना प्रीमिसेस को शिफ्ट करते हैं, फैक्ट्री को शिफ्ट करते हैं, आप अपनी फैक्ट्री को किसी को सेल कर देते हैं अमलगमेशन में, मर्जर स्कीम में, तो वो क्रेडिट जो है वो आपका अगले व्यक्ति के पास भी चला जाता है, सब्जेक्ट टू आप कुछ कंडीशंस पूरी करते हैं। वो कंडीशंस कहां हैं? वो कंडीशन रूल 10 सब रूल 3 में दी गई हैं। अब उन्होंने उस रूल 10 और सब रूल 3 के बाद एक रूल 10 सब रूल 4 भी जो है वो इंसर्ट कर दिया और ये बोला कि आपको एक एप्लीकेशन जो है वो इस शिफ्टिंग के लिए, इस ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स के लिए आपको डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, और बैंक डिपार्टमेंट जो है वो उस एप्लीकेशन को 3 महीने के अंदर अंदर आपको अलाउ या डिसअलाउ या जो भी उसका करना है वो उसको करेगा। दोस्तों इन 5 चेंजेस के बाद जो मैंने आपको बताए, जो हमारे कल से यानी कि 2 फरवरी से एप्लीकेबल होंगे, इसके बाद जो अगले चेंजेस हैं हमारे वो उस दिन से एप्लीकेबल होंगे जिस दिन हमारे इस बिल को प्रेसिडेंट साहब से असेंट मिल जाएगी। ये हमारा फाइनेंस बिल जो है ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। इसमें जो पहला चेंज है वो है हमारा जॉब वर्क से रिलेटेड। दोस्तों हमारे पास जो है वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर एक क्लॉज एफ है जो हमें कहती थी कि अगर आपकी कोई प्रोसेस अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर है तो वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। ऑब्वियस है कि अगर मेरी कोई प्रोसेस अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर है तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई और उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर जो है वो एक्साइज एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए उन्होंने हमारे उसमें नेगेटिव लिस्ट में उसको एक्सक्लूड किया हुआ था कि इसके ऊपर जो है वो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसी वजह से उन्होंने हमें एक सेक्शन 66B जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है उसमें क्लॉज 40 के अंदर उन्होंने हमारे को, क्लॉज 40 के अंदर उन्होंने हमारे को उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि व्हाट अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, व्हाट अमाउंट्स टू द प्रोसेस, व्हाट अमाउंट्स द प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर। अब उन्होंने जो है वो ये दोनों प्रोविजन को डिलीट कर दिया है, यानी कि वो डिलीट हो जाएंगे जिस दिन से प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिल जाएगी। मतलब क्लॉज एफ खत्म हो गई, यानी कि प्रोसेस अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर जो हमने लिखा नेगेटिव लिस्ट में वो अवेलेबल नहीं होगा, और उसी तरीके से जो हमारी क्लॉज थी, जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी, डेफिनेशन थी क्लॉज 40 के अंदर 66B के, वो भी खत्म हो जाएगी। क्या मतलब इसका वो हुआ कि अब हमारा जो प्रोसेस अमाउंट्स टू जॉब वर्क है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी सर्विस टैक्स में टैक्सेबल हो जाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे पास मेगा एग्जम्पशन में एक क्लॉज 30 था जो हमारे को बताता था कि अगर आपकी कोई जॉब वर्क है, उसमें कुछ चीजें दी गई थी हमारे को किस किस तरह की जॉब वर्क है, वो हमारी एग्जम्प्ट पहले से ही थी। अब दोस्तों एक तरफ प्रोविजन था कि नेगेटिव लिस्ट में था और एक तरफ प्रोविजन जो था वो मेगा एग्जम्पशन में था, लेकिन अब उन्होंने इस अमेंडमेंट के थ्रू उस सारी प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर दिया है।
और जितने भी बेनिफिट अवेलेबल थे वो कभी नेगेटिव लिस्ट में और मेगा एग्जम्पशन में होने की वजह से अब उनको जो है वो एक ही जगह पे मेगा एग्जम्पशन में कर दिया गया है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि उन्होंने जो है वो ये प्रोविजन इंसर्ट कर दिया कि जिस दिन से हमारा ये बिल प्रेसिडेंट साहब की असेंट के बाद एक्ट बन जाएगा, जॉब वर्क से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, जितनी भी एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी मेगा एग्जम्पशन में आ जाएगी उस क्लॉज 30 में। तो जो बेनिफिट नेगेटिव लिस्ट में अवेलेबल था, मतलब नेगेटिव लिस्ट में बोला गया था प्रोसेस अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर विल नॉट बी सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स, वो बेनिफिट भी अब आपको मेगा एग्जम्पशन की क्लॉज नंबर 30 के थ्रू अवेलेबल रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला चेंज है जो हमारा उस दिन से एप्लीकेबल होगा जिस दिन हमारा 1 अप्रैल से कहें कि जिस दिन से हमारे प्रेसिडेंट साहब की असेंट जो है इस प्रोविजन को मिल जाएगी, वो है हमारा एडवांस रूलिंग के अंदर चेंज। आपको पता है एडवांस रूलिंग के लिए अभी हम जब जाते हैं इनकम टैक्स में तो हमारी एक अलग अथॉरिटी है, सर्विस टैक्स में जाते हैं तो सेक्शन 96 के ए के हिसाब से एक अलग अथॉरिटी है। लेकिन अब उन्होंने उन दोनों अथॉरिटीज को मर्ज करके ये बोला कि आपको अगर सर्विस टैक्स के लिए भी एडवांस रूलिंग में जाना है तो आपको कस्टम के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, जैसे कस्टम के प्रोविजन में लिखा गया है वही बात उन्होंने सर्विस टैक्स में लिख दी कि आपको उसी अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा जो इनकम टैक्स के लिए एडवांस रूलिंग आपको देती है। और उसके साथ उन्होंने जो है वो 2 और चेंज किए हैं। एक कि आपको जो एडवांस रूलिंग में जाने की जो फीस थी पहले 2500 रुपए, उसको अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। और दूसरा जो चेंज है वो कि आपको जो है वो एडवांस रूलिंग की अथॉरिटीज को आपको एडवांस रूलिंग कितना दिन में देनी है। तो पहले उसका था कि 3 महीने के अंदर अंदर 90 डेज में आपको एडवांस रूलिंग मिलती थी, अब उसका पीरियड बढ़ा के इनकम टैक्स की लाइन पे उसको 6 मंथ्स जो है वो कर दिया गया है। फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा 8th चेंज है वो है हमारा R&D सेस को लेके। दोस्तों हमारे पास एक नया एक एक्ट होता है, उसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस एक्ट 1986। दोस्तों इस एक्ट को अब 1 अप्रैल 2017 से रिपील कर दिया जाएगा। मतलब आप अगर इंडिया के बाहर से कोई इंपोर्ट करते हैं किसी सर्विसेज का जो टेक्निकल नेचर की है और जिन पे आपको अभी तक R&D सेस देना पड़ता था, उस R&D सेस को अब आपको 1 अप्रैल 2017 से आपको नहीं देना होगा, वो एक्ट रिपील हो जाएगा। और साथ में जब आप उस R&D सेस को पे किया करते थे आपको एक बेनिफिट भी अवेलेबल था, और वो बेनिफिट अवेलेबल था नोटिफिकेशन नंबर 14/2012 के माध्यम से कि आप अपनी सैनवेट क्रेडिट की आप उसको सैनवेट क्रेडिट के रूप में लेते हुए जब आपको अपने सर्विस टैक्स की नॉर्मल पेमेंट करनी है तो आपने जो टैक्स R&D सेस के रूप में जो आपने सेस जो है वो R&D सेस के रूप में पहले पे कर दिया, आप उसको अपने लिए क्रेडिट के रूप में यूज करके अपनी आउटपुट लायबिलिटी में से उसको माइनस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब R&D सेस ही खत्म हो रहा है तो इसलिए वो नोटिफिकेशन नंबर 14/2012 जो हमने पहले आपसे डिस्कस करी वो भी रिपील कर दी जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब 1 अप्रैल 2017 से आप R&D सेस फ्री होंगे। उसके बाद दोस्तों जो नवा चेंज है, 9th चेंज है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वो है हमारा इन रिलेशन टू द अपफ्रंट फीस चार्ज बाय द स्टेट अथॉरिटीज फॉर द लॉन्ग टर्म लीज। क्या होता है दोस्तों कि अगर हम कई बार किसी स्टेट अथॉरिटीज के पास जाते हैं, किसी इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज के पास जाते हैं, सपोज कीजिए कि हम नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज के पास जाएं और उसको बोलें कि हमारे को जो है वो किसी पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या बिल्डर पर्पस के लिए हमारे को 10 एकड़ लैंड चाहिए, तो वो ना केवल आपको लीज चार्जेस जो मंथली या एनुअली बेसिस पे लेते हैं, उसके अलावा एक अपफ्रंट फीस भी चार्ज कर दी जाती है जिसको हम कई बार सलामी या अपफ्रंट फीस या डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से जानते हैं। इस अपफ्रंट फीस पे, इस सलामी के ऊपर पिछले वर्ष 22 सितंबर 2016 से एक बेनिफिट आया था, नोटिफिकेशन नंबर था 41/2016 और बोला गया था कि इसके ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जो इससे पहले के भी समय के थे और जिनके ऊपर ये डिस्प्यूट था कि इस पर सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों ये बेनिफिट उस स्टेट अथॉरिटीज को उस अपफ्रंट फीस पे भी 2016 से सर्विस टैक्स नहीं लगना है, उसको अब एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के साथ 1 जून 2007 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। मतलब ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट 41/2016 का बेनिफिट जो है, जो अभी हमारे पास 22 सितंबर 2016 से था, अब ये बेनिफिट जो है वो 1 जून 2007 से जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। मतलब आपको जो अपफ्रंट फीस आपको स्टेट अथॉरिटीज को देनी पड़ती है लॉन्ग टर्म लीज के पर्पस के लिए, अब उसके ऊपर जो है वो सर्विस टैक्स 1 जून 2007 से एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा उस दिन से
जिस दिन हमारे इस फाइनेंस बिल को प्रेसिडेंट साहब का असेंट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं लास्ट चेंज, जो बड़ा चेंज है, मैं वो आपसे बात करने जा रहा हूं, और वो चेंज है हमारा बिल्डर्स के द्वारा जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं जो फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं, उनके लिए एक अमेंडमेंट आया है और बहुत वेलकम अमेंडमेंट है। दोस्तों आज अगर हम लोग बिल्डर्स के पास जाते हैं, जो आपको पता है कि अगर हम बिल्डर से कोई फ्लैट खरीदते हैं, कोई हम लोग जो है वो फ्लोर खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो 1 जुलाई 2010 से सर्विस टैक्स लग गया था, और उस सर्विस टैक्स को लगाने के लिए हमारे पास एक अबेटमेंट नोटिफिकेशन था 1/2006 1/2006, जिसमें कहा गया था कि अगर मेरा एक बिल्डर भाई किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से एडवांस बुकिंग करता है, एडवांस लेता है, या उसके साथ एग्रीमेंट करता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले उसके साथ वो कोई अमाउंट ले लेता है या उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है, तो उसकी 25% वैल्यू के ऊपर सर्विस टैक्स लगता है। इस 25% वैल्यू को बाद में 26/2012 नोटिफिकेशन से और उसके बाद जो अमेंडमेंट आई, उसके बाद इस वैल्यू को बढ़ाकर 25% से एक समय के बाद 30% कर दिया गया। हाँ, लेकिन उसमें एक बेनिफिट दे दिया गया था कि आप जो है वो इनपुट सर्विस का और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक समस्या थी, वो समस्या थी कि हमारे पास अभी जो है वो एक रिसेंट जजमेंट भी आया सुरेश बंसल के केस में। हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि आप जो है वो लैंड की वैल्यू माइनस करने के लिए आपने वैल्यूएशन रूल में प्रोविजन नहीं दिया है, तो इसलिए बिल्डर की सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा ही नहीं। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा जजमेंट था बयाना बिल्डर्स का, जिसमें कहा गया था, लार्जर बेंच ने दिल्ली ट्रिब्यूनल की कहा था कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाईज होती हैं उनके ऊपर भी सर्विस टैक्स जो है वो 1 जुलाई 2012 तक नहीं लगेगा। दोस्तों अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी लैंड की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं मुंबई का। मुंबई में अगर बात करें तो लैंड की वैल्यू हो सकता है कि 60% लैंड की वैल्यू है, 20% जो है वो गुड्स की वैल्यू है टोटल कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट में, टोटल वैल्यू में। सपोज कीजिए आपके पास एक फ्लैट है जो 1 करोड़ की वैल्यू का है, जिसमें 60 लाख की लैंड की वैल्यू है, चाहे वो लैंड की वैल्यू कहें या अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ लैंड कहें, दोनों को मैं एक ही बात कर रहा हूं कि 60 लाख रुपए मेरी अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ लैंड वैल्यू है, 20 लाख का मेरा मटेरियल है। तो 20 लाख का सर्विस पोर्शन और मार्जिन होने के बावजूद भी एक कस्टमर को 30% वैल्यू पे सर्विस टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि हमारे वैल्यूएशन रूल्स में या अबेटमेंट नोटिफिकेशन के अंदर लैंड की वैल्यू को अलग से कैलकुलेट करने का, माइनस करने का, रिड्यूस करने का प्रोविजन नहीं था। अब दोस्तों इस अमेंडमेंट के थ्रू, इस फाइनेंस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है और ये एप्लीकेबल होगी उस दिन से, जिस दिन हमारा जो है वो बिल एक्ट बन जाएगा, प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिल जाएगी। अब आपके पास सुविधा ये रहेगी कि आप या तो अबेटमेंट यूज करके 30% वैल्यू पे टैक्स दें या पुराने नियम में 25% वैल्यू पे टैक्स दें, क्योंकि ये प्रोविजन जो अमेंड किया गया है वो 1 जुलाई 2010 से ही किया गया है। और आपके पास दूसरी ऑप्शन होगी कि अगर आप लैंड की वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, आप अपनी गुड्स की वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, तो केवल बची हुई वैल्यू के ऊपर ही आपको सर्विस टैक्स चार्ज करना होगा और पे करना होगा। तो अगर मेरा कोई बिल्डर भाई जिसके पास टोटल वैल्यू 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, उसके अंदर 60 लाख रुपए का अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ लैंड है, 20 लाख रुपए की गुड्स की वैल्यू है, तो अब उसके पास ये सुविधा रहेगी कि वो सर्विस टैक्स केवल और केवल 20 लाख रुपए की वैल्यू के ऊपर चार्ज करे, जो अभी तक उसके पास जो ऑप्शन नहीं थी। मतलब वो कम से कम 25% वैल्यू पहले और अब 30% वैल्यू के ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज करता था। और जो बेनिफिट था इनपुट सर्विसेज के क्रेडिट का, कैपिटल गुड्स के क्रेडिट का, वो आज भी उसको पहले की तरह से ही मिलता रहेगा। तो ये अपने आप में एक वेलकम चेंज है, जहां पर एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, एक ग्राहक जो फ्लैट खरीदना चाहता है, इसके बावजूद भी उसके अंदर लैंड की वैल्यू ज्यादा है, गुड्स की वैल्यू ज्यादा है, फिर भी वो सर्विस टैक्स 30% वैल्यू पे दे रहा है। अब वो प्रोविजन ठीक हो गया, और वो भी 1 जुलाई 2010 से, तो पुरानी डेट से एक प्रोविजन चेंज हो गया, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने और भी सारी बातें कही कि अब आप जो है वो केवल और केवल उस वैल्यू पे सर्विस टैक्स दें अगर आप इस पोजीशन में हैं कि लैंड की वैल्यू और गुड्स की वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, आपको वैल्यू पता है, अनडिवाइडेड हो लैंड या आपकी टोटल लैंड वैल्यू हो, चाहे वो आपका फ्लैट्स होते हैं जैसे बिल्डर्स के होते हैं, चाहे वो आपका स्टोरीज होती हैं, फ्लोर्स होती हैं, जो हमारे नॉर्मली छोटे बिल्डर्स जो हैं वो उस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों तो इस प्रकार हमारे जो जितने भी प्रोविजन है, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स में बात करें तो इस बजट के अंदर 10 चेंजेस सर्विस टैक्स से रिलेटेड हमारे को दिए गए हैं। 5 वो चेंजेस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करे, जो 2 फरवरी यानी कि कल से एप्लीकेबल होंगे, जो हम लोग एक बार अगर ब्रीफिंग पर्पस से, रिपीट करने के पर्पस से अगर रिपीट भी करें तो पहला चेंज हमारा आईआईएम्स के लिए है, जो नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दे पाएंगे। दूसरा चेंज हमारा
रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 1 साल का एग्जम्पशन बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। तीसरा चेंज हमारा जो हमारे एयरफोर्स के या नेवल या आर्मी के जो इंश्योरेंस फंड्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए है। फोर्थ चेंज मैंने आपको बताया जहां पर बैंक्स और एनबीएफसीज को अभी अपना सैनवेट क्रेडिट के अंदर से रिवर्सल ज्यादा करना होगा। पांचवा चेंज वो जहां पर शिफ्टिंग करते हैं आप अपने बिजनेस की या अमलगमेशन मर्जर में, तो उसको क्रेडिट को कैसे नए बिजनेस को या नए प्रीमिसेस को कैसे आपने शिफ्ट करना है उसके बारे में मैंने आपसे करा। और उसके बाद मैंने आपको 5 चेंजेस वो बताए जो हमारे उस दिन से एप्लीकेबल होंगे जिस दिन प्रेसिडेंट साहब का इस फाइनेंस बिल को असेट मिल जाएगा। जैसे जॉब वर्क का सिंक्रोनाइजेशन होना, एडवांस रूलिंग के प्रोविजन को इनकम टैक्स की लाइन पे लाना, आरएनडी सेस का खत्म होना, जो हमारे स्टेट अथॉरिटीज हैं वो अपफ्रंट फीस जैसे सलामी वगैरह होती है उसके ऊपर सर्विस टैक्स का पिछली डेट से बेनिफिट मिलना कि सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है 1 जून 2007 से। और पांचवा जो बिल्डर्स के लिए अब लैंड या अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ लैंड की वैल्यू को भी अपने टोटल कंसीडरेशन में से जो कस्टमर से लेते हैं वो उसमें से माइनस करने का एलिजिबिलिटी अवेलेबल कराना। तो दोस्तों इस प्रकार ये टोटल 10 चेंज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू फॉर हैविंग दिस सेशन, हैविंग विद दिस इंटरेक्शन एंड और आप सभी को एक जो है वो मैं विश करूंगा कि ये प्रोविजन जो है वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।